नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में पास हो गया है। सदन में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल को पहले संसद से पास करवाने की मांग की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सदन में जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर दर्ज एफआईआर के आंकड़े रखे। उन्होंने कहा कि इस कानून से प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के मामले खत्म होंगे। बजट सत्र के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि इस बार का बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद प्रदेश के सबसे गरीब परिवार का उत्थान करना है और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत गरीब परिवारों के उत्थान के लिए सरकार रणनीति बनाकर काम कर रही है। करना क्या है, इस पर हमने काम करना शुरू किया है। आपने देखा अंत्योदय के मेले हमने लगाने शुरू किए हैं। उन मेलों में 2 राउंड हमारे हो गए हैं। 1 महीना छोड़ के तीसरा राउंड फिर शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। और इसमें हर मेले में 1-1.5 लाख परिवार आते हैं। परिवार तो ये कम से कम 18-20 लाख है जिनकी मदद करनी है। तो इसलिए 18-20 लाख का मतलब हमको साल भर 10-12 मेले ऐसे लगाने पड़ेंगे और लगाने के बाद उसको परस्यू भी करना पड़ेगा कि कोई आदमी 1,50,000 2 लाख लोन हमने दिलवा दिया बैंक से, तो क्या उस 2 लाख का ठीक काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान कोई नहीं करता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गरीब आदमी की, छोटे किसान की कोई नहीं देख रहा। हम उनके ऊपर अब उसको उनका वेलविशर कहेंगे, उनका क्या कहेंगे, हमने योजना बनाई है शतोद्यमी, क्या शतोद्यमी योजना, हाँ, तो शतोद्यमी अंत्योदय परिवार योजना है। 100 उद्यमी ऐसे जो लोन लेंगे उनके ऊपर 4 या 5 लोगों की एक टीम, ये उनके संरक्षक बनेगी। इन संरक्षण देने वालों में बैंक का भी आदमी होगा, एकाध व्यक्ति कोई डिपार्टमेंट का भी होगा। जैसे हमने हर गांव पर अब संरक्षक तय कर दिए। क्लास 1 अधिकारी एक गांव का एक संरक्षक होगा। आखिर हमारे 7,500 8,000 लोग हैं सरकारी क्लास 1 के अधिकारी, 6,700 गांव हैं, सब वार्ड भी मिला ले तो 9,000 हो जाएंगे। 9,000 हमारे क्लास 1 के अधिकारी हैं। तो हम क्लास 1 के अधिकारियों को एक दिया है काम डिपार्टमेंट का, वो करते हैं। लेकिन हम उनको कहेंगे कि भाई समाज सेवा भी कोई चीज होती है। सेवा भाव से हमने अपने हरियाणा को, अपने समाज को उठाना है, तो जिम्मेवारी तो हमारे क्लास 1 के जो सरकारी अधिकारी उनकी सबसे पहले बनती है। आखिर ये अच्छा खासा इनका सम्मान भी है, इनको साधन भी मिलते हैं, इनको गाड़ियां भी है, इनके पास तनख्वाह भी है। क्लास 1 का अधिकारी अच्छा खासा कमा लेता है। तो अगर एक्स्ट्रा काम भी उसके जिम्मे लगाएंगे, सप्ताह में या महीने में 1 दिन जा करके करे संभाले, तो सारा सिस्टम हम संभाल सकते हैं। हमने ऐसे सारे सिस्टम बनाए हैं और अब हमारे बजट के बाद ये सारे जितने काम है पब्लिक पार्टिसिपेशन के, ये सब चलेंगे। हम एक परिवार की पहचान करने के लिए हम लोग जो है परिवार पहचान पत्र लेके आए और उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने तो ये कहा है कि हम, जैसे कहते हैं ना, हम नीचे तक के लोगों की चिंता करेंगे, यानी नीचे तक जाएंगे। हमने घोषणा की कि नहीं, हम नीचे से शुरू करेंगे। अब गरीब से गरीब परिवार जो शायद 20-30 हजार का साल का ही कमाता है, 2-3 हजार में गुजारा करता है, भले वो 2 या 3 मेंबर होंगे, रूखी सूखी खाते होंगे, कहीं किराया की या किराया भी नहीं होगा तो कहीं मांगी झोपड़ी में रह रहे होंगे, या कहीं सड़क किनारे अपनी कोई छोटी मोटी झोपड़ी लगा के बैठे होंगे। ऐसे परिवार भी तो हैं। तो चिंता उनकी भी करेंगे, उनके रोजगार कैसे मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, उनके सिर पर छत कैसे आए, ये सब सिस्टम शुरू करेंगे। और इसके लिए हर एक विभाग पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अगले वर्ष को हम ये कहें कि ये जो अंत्योदय की हमने धारणा ली है, सारा फोकस हमारा इसी के ऊपर रहेगा। हमने एक टर्म दिया GCP, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप। तो कम्युनिटी का पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। आज सरकार में एम्प्लॉइज और सब अधिकारी तो मिला करके 3 लाख हैं और हमारे आउटसोर्सिंग के इसके उससे लगा लेंगे 1 लाख और लगा लो 4 लाख हैं। लेकिन 4 लाख लोगों के अलावा भी समाज में सेवा करने का भाव रखने वाले बहुत लोग हैं और 3 लाख लगभग हमारे रिटायर्ड लोग हैं। तो क्या रिटायर्ड लोगों में जिनमें क्षमता है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते क्या? वो सामाजिक काम करते हैं खूब, लेकिन सरकारी सिस्टम अभी तक नहीं था। हम उस सरकारी सिस्टम को लेके आए। हमने सबके लिए एक समर्पण पोर्टल बनाया। वॉलंटियर्स इस नाते से दर्ज करो। मेरे पास लेफ्टिनेंट जनरल आए, उनका जी मैं रिटायर हूँ, बताओ क्या करना। मैंने कहा आप उसमें अपने आप को पोर्टल को
में रजिस्टर कराओ, हम आपको काम बताएंगे। बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में कई बिल पास हुए और सरकार एक एक्ट लेकर आई है जिसके तहत अब 20 साल तक दान में दी गई जमीन पर अपने आप मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे कई समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। कि पहले के समय में लोग पब्लिक यूटिलिटी के लिए अपनी जगह दे देते थे दान में। रोड बनानी है, रजवा बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, अस्पताल बनाना है। लोगों के पास जमीनें थी भी सही और उतनी वैल्यू भी नहीं थी, वहाँ की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसकी कागजी कार्रवाई उसमें नहीं होती थी। उन्होंने दी, हमने बना दी। पिछले सालों में कई कोर्ट में केसेस आ गए कि उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, आज चूंकि जमीन की कीमत महंगी हो गई है, उस समय जमीन महंगी नहीं थी, दानी भाव था लोगों का, आज वो दानी भाव भी नहीं रहा, तो इसलिए वो कोर्ट में जाने लगेंगे तो मेरे नाम है ओनरशिप या मेरे बाप दादा की है, मैं उसका वारिस हूँ, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। अब आज अगर हम उसके सारे का पैसा देने लगते हैं तो उसका वैसे भी काफी बड़ी मात्रा में पैसा जा सकता है, और फिर दान दी चीज वापस लेना तो ऐसे कहते हैं पाप है। दान दी चीज वापस थोड़ी को लेता है, लेकिन चूंकि दान इन्होंने नहीं दी, पिछली पीढ़ी ने दी है, वो कहते हैं पाप लगेगा तो उनको लगेगा, हमको थोड़ी लगेगा, नियत बिगड़ेगी। तो इसके लिए हम एक्ट लेके आया कि 20 साल पहले की कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पब्लिक यूटिलिटीज का कोई प्रोजेक्ट बन चुका है, तो उसको अब कोई वापस नहीं ले सकेगा, कोई उसका क्लेम नहीं कर सकेगा। मनोहर सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब एनसीआर में भी 10 साल पुराने ट्रैक्टर चलते रहेंगे। सरकार ने पुराने ट्रैक्टर को साल 2025 तक की राहत दी है। 10 साल पुराने डीजल के वाहन, ये एनसीआर में बंद होने की बात जो एनजीटी ने कह दी है, उसको हमने अभी कुछ साल के लिए यानी 2025 तक ट्रैक्टर्स खास करके उनके लिए हमने विधान कर दिया है कि ट्रैक्टर्स को उसके अंदर से हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर्स में एक तो कृषि का एक यंत्र है, दूसरा इसका इंजन जो एक लॉन्ग स्पीड पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसके हिसाब से उतना खराब नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्पीड तो होती नहीं है, थोड़ा चलते हैं लेकिन टाइम तो उस हिसाब से चलता ही है। उसके बाद उसका कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे, लेकिन अभी तो यह है कि इसको 25 तक इनको जो भी पुराने ट्रैक्टर हैं वो चलते रहेंगे। 10 साल पुराने डीजल के वाहन, ये एनसीआर में बंद होने की बात जो एनजीटी ने कह दी है, उसको हमने अभी कुछ साल के लिए यानी 2025 तक ट्रैक्टर्स खास करके उनके लिए हमने विधान कर दिया है कि ट्रैक्टर्स को उसके अंदर से हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर्स में एक तो कृषि का एक यंत्र है, दूसरा इसका इंजन जो एक लॉन्ग स्पीड पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसके हिसाब से उतना खराब नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्पीड तो होती नहीं है, थोड़ा चलते हैं लेकिन टाइम तो उस हिसाब से चलता ही है। उसके बाद उसका कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे, लेकिन अभी तो यह है कि इसको 25 तक इनको जो भी पुराने ट्रैक्टर हैं वो चलते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में बजट पर बोलते हुए आंकड़ों के साथ प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट बहुत निराशाजनक बजट है, इससे प्रदेश की जनता को बहुत नुकसान है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है, प्रदेश के स्कूलों में टीचर नहीं है और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। और क्या कुछ कहा, देखिए। मेरे हिसाब से तो ये बजट जो है बिल्कुल निरस्त बजट है, और सिवाय कर्जा लेने के सिवाय 4 वाक की नीति पे जो जैसे मैंने कहा, और वही बजट निकला कि जो 4 वाक ने कहा था, कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं देखता। ये सोचते हैं कि जो घोषणा करिए तो करनी नहीं है। वही भी एक पिछले 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं आप, इन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, 7 साल तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। इसी प्रकार से कर्जा जो है वो आज 3 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा सरकार पर है, और जो अब लिया है 55,000 करोड़ कर्जा लिया है, और 60,000 करोड़ वो कर्जे को वापसी दिए, कर्जा प्लस इंटरेस्ट, कोई मायने नहीं। अब अगर डे टू डे वर्क करने के लिए भी, प्रदेश को चलाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, या जो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है
उसको घटाएं। तो मतलब कहने का मतलब ये बजट जो है, जो बिल्कुल जन विरोधी बजट है, जनहित का कोई इसमें वो नहीं है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, डायरेक्शनलेस बजट है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार जो है थोथी घोषणा की वो है बन गई है। बजट में पिछली बार भी जो जो बातें कही वही बात अब दोहरा देंगे, हर बारी वही बातें कह देंगे, लेकिन अचीवमेंट कुछ नहीं है, एक्चुअल कुछ है। ये पिछले अगर इनके 7 साल के आप बजट उठा के देखेंगे तो भी कुछ होता है और एक्चुअल कुछ होता है। कभी भी मतलब वो नहीं कहना, मतलब जो है एक्चुअल में 85% इतना, कभी 85, कभी 82, कभी 86, ये अचीवमेंट होती है इनकी। इसमें गवर्नर एड्रेस में कह दिया कि हम 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके और 5 लाख नौकरियां देंगे। इन्वेस्टमेंट का आप 2015 से इनका हिसाब देखो, 2015 में 5000 के करीब हुई और अब इस साल हुई इन्वेस्टमेंट आई 1600 कुछ। चलो मैं मान लेता हूँ 2000 करोड़ आती है। 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एक साल में आती है तो 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कितने साल में होगी? 50 साल का नक्शा दिखा रहे हैं आप 1 साल की बात करो, 50 साल होगा जो आज के से चल रहे हैं। 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 50 साल में 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगी। तो खाली जबानी बात, थोते बात, महाराज दिखा रहे हैं लोगों को। सरकार से चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे आपका किसान को जो उचित भाव मिलने की बात हो, और चाहे सरकारी कर्मचारी हो, इनको भी आपने देखा भर्ती नहीं कर रहे। वही मैंने कहा था, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, सड़कों पे बैठे हैं सारे, आशा से लेकर सारे कर्मचारी बैठे हैं और खजाना खाली है। ये बजट। सदन में पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास ने पंजाबी भाषा में मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि दूसरे मंत्री भी मुख्यमंत्री से सीख लें। इस पर मुख्यमंत्री ने भी पंजाबी भाषा में मोहम्मद इलियास को जवाब दिया। हमारे हरियाणा के वजीर आला आदरणीय खट्टर साहब बैठे हुए हैं। खट्टर साहब दी शेरी नूं वेखा, इन्हां दे विचार नूं वेखा, इन्हां दे अखलाक नूं वेखा, इहदी इंसानियत नूं वेखा तो खट्टर साहब के सदके जावां। और जेते 2-3 मंत्री नूं छड्ड के सरकार दे जिहड़े मंत्री नहीं 2-3 उन्हां नूं छड्ड के उन्हां दी कार्यशैली नूं वेखा तो उन्होंने जिद पावा मतलब 3-4 मंत्री है उनसे भी हम सहमत है। बाकी मंत्रियों से आप मेरा निवेदन है उनसे भी आप ये कहें कि वो खट्टर साहब से कुछ सीखें। मंत्रिमंडल मेरी टीम का एक हिस्सा है तो जो मेरे बारे कह रहे हैं वही सारे मंत्रिमंडल के मैंबर जिहड़े ने मेरे वो इसी तरह ही ने, इन्होंने शक करने की लोड़ नहीं है। जो आपने कहना था वो उन्होंने ले लिया संज्ञान। पूरी प्रशंसा हो गई। अब तो प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने नूंह जिले में पुलिस की चालान नीति पर सवाल उठाए। आफ्ताब अहमद ने कहा कि पुलिस चालान करे, चालकों को परेशानी नहीं, पुलिस को खुली छूट देना गलत है। मुख्यमंत्री ने आफ्ताब के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पुलिस के रोकने पर नहीं, रुकते वाहन चालक। हमारे जिले में पुलिस की ओवरलोडिंग का इतना आतंक है कि पुलिस जो है चोर और अपराधी को तो पकड़ती नहीं है, लेकिन ट्रकों के पीछे ऐसे भागती और ऐसे करती है। अभी 3 दिन पहले ही एक ट्रक को पीछा करते हुए और उसमें बताते हैं कि गोली भी चलाई पुलिस के द्वारा। उसके बाद उस ट्रैक्टर का असंतुलित होने से बेवजह 2 लोगों की जान गई और 14 लोग घायल हो गए। मेरा यह है मंत्री जी, आप चालान करिए लेकिन कम से कम अमानवीय तरीके से, और कम से कम इतनी ताकत पुलिस को तो मत दीजिए कि उसके आतंक से जो है ट्रक ड्राइवर जो है इतना विचलित हो जाता है जिससे कि उसको जो है एक्सीडेंट करना पड़ा और उसमें मतलब लोगों की बेगुनाहों की जान गई। तो इसलिए सर मेरा यह है कि अपनी व्यवस्था को सुधार करिए और
पुलिस डिपार्टमेंट और अपने डिपार्टमेंट को इस बात के लिए सुनिश्चित करिए, आपके पास नंबर है चालान करना, उसका जब भी हो जाएगा ना, रजिस्टर्ड व्हीकल है किसी चीज का ऐसा, लेकिन उसके पीछे ऐसे भागना जैसे चोर डाकू के पीछे भाग के और उसके गोली चला के और उसका एक्सीडेंट कर देना, उससे बेगुनाहों की जान जाना। ये बात ठीक है। हमारे आदरणीय सदस्य आफ्ताब जी ने कहा है कि इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि एक मर्यादा में रह करके चालान और ये सब नंबर नोट करें। एक बात और मैं आपसे निवेदन करूंगा, खास करके नूंह जिले के हमारे ड्राइवर बंधुओं से, कि वो भी एक व्यवहार के नाते अगर कहीं पुलिस रोकती है तो रोकें। अभी क्या होता है कि पुलिस रोकती है, वो रोकते नहीं है, उसमें से शंकाएं 10 तरह की पैदा होती हैं कि कितना ले जा रहा है, क्या माल ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है। आखिर हमें भी अपने आप में वहाँ एक विषय फैलाना चाहिए कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस रोकती है, रुकें, चालान होता है चालान कराएं, उसको जुर्माना आता है जुर्माना है, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो दोनों तरफ से परस्पर विश्वास, परस्पर ट्रस्ट ये बनना चाहिए। पुलिस को भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी इस प्रकार से दौड़ करके कि हम कुछ भी करते रहेंगे, कोई चेक नहीं करेगा, ये भी उचित नहीं। सदन में विधायक नीरज शर्मा ने पूछा कि साल 2014 से 2021 तक फरीदाबाद नगर निगम में कितने घोटाले सामने आए और कितने घोटालों की जांच की गई। शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने नीरज शर्मा के जवाब दिया और कहा कि जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम में 5,52,000 रुपए का एस्टीमेट बना और मालूम है अनाउंसमेंट कितने की हुई? 1,92,00,000 की। एक ही ठेकेदार सतबीरा एंड कंपनी 200 करोड़ रुपए खा गया बिना काम किए। 200 करोड़ 36 कामों की जांच हुई, जिसके अंदर 2 करोड़ रुपए का एस्टीमेट था, 36 करोड़ की अनाउंसमेंट हो गई। ऐसा कौन सा पीडब्ल्यूडी कोड है, ऐसी कौन सी सरकार की धारा है कि 2 करोड़ का काम 36 करोड़ में हो जाए? अध्यक्ष महोदय, आप बार बार कहते हैं सदन में नाम बताओ हम कार्रवाई करेंगे, सदन में नाम बताओ आप कार्रवाई करेंगे। नाम मैं बताता हूं, वीरेंद्र करदम, डीआर भास्कर, रवि सिंगला, सोनल गोयल। मैं बार बार कहता हूं बाहर के अफसरों को मत लाओ, एक चेक पे साइन है। मोहम्मद शाहीन, जिसने इंजीनियरों की कमेटी पे अप्रूव कर दिया 100 करोड़ का ठेका। और अध्यक्ष महोदय, मेरी कोई बात गलत हो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। जब तक नीरज शर्मा न जूते धारण करेगा न अपने वस्त्र के शरीर पे सिले हुए वस्त्र धारण करेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कोड है और मैं इस कोड को जड़ से खत्म करना चाहता हूं। मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी विधानसभा के अंदर लोग मर रहे हैं, बहन बेटियां कीचड़ों में जा रही हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी ने भेद कर दिया उसने बाल कल्याण कोर्ट के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने करदम को बोला चीफ इंजीनियर हॉर्टिकल्चर लगाओ और आप उसको नगर निगम का कर रहे हैं। जो 9 केसेस हैं, मैं आदरणीय मेंबर से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें नंबर वाइज सभी केसेस लिखे हुए हैं। आप एक एक को पढ़ लीजिए और एक एक का जवाब हर एक में लिखा हुआ है कि किस विजिलेंस ने कहां रिकवरी की बात की है और उससे रिकवरी हो रही है, किससे रिकवरी नहीं हुई। ये पहला केस है, ये हमने लिख कर दे रहे। दूसरे केस में क्रिमिनल केस चल रहा है, उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 7 उसको चार्जशीट किया हुआ है। तीसरे केस में क्योंकि उसमें कोई और इंक्वायरी चल रही थी, इसलिए ये इंक्वायरी कैंसिल हो गई। वो इंक्वायरी अभी चल रही है, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। चौथे केस में स्टेट विजिलेंस को एफआईआर करने का आदेश दे दिया है। इसमें पार्टली है, एक 6 और 7 जो एलिगेशंस हैं उसके खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया गया है और बाकी जो है उस पर रिपोर्ट अवेटेड है। ये चौथा है। तो सीरियस एक्शन भी लग रहे हैं। ये आपकी सरकार नहीं है जहां कभी कभी कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। पांचवा मैं नंबर वाइज बता रहा हूं। पांचवा केस, बैठिए जो पांचवा केस है, जो कल्पना चावला वाला,
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हुए। इस दौरान चढ़ूनी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तक किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। एमएसपी गारंटी कानून भी दूर की कौड़ी है, तो फसल खराब होने पर सर्वे नहीं कराया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 2 अप्रैल को प्रदर्शन होगा। देखिए, कोई बात नहीं है, 86% खुश थे, सभी खुश थे कि हाँ का जो कानून वापस किए हैं वो ठीक किया है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद भी जो मुद्दे बचे थे, एमएसपी की गारंटी के कानून का जो उन्होंने कर दिया उसके तो लिए वाकई राजी थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एमएसपी की गारंटी की बात की थी उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई, उसके लिए कोई घोषणा नहीं की गई, और जो मुकदमे वापस लेने थे उसमें जो केंद्र सरकार ने मुकदमे वापस लेने थे उसके लिए कोई उन्होंने अनाउंस अभी तक या कोई उन्होंने अध्यादेश जारी करते हैं, उसको वापस लेने की प्रक्रिया जारी करते हैं, वो भी नहीं हुई है। और बाकी जो मुद्दे हैं कि जो जैसे अब ये भाखड़ा डैम का और नया शुरू हो गया है, या जो फसल खराबे का है उनका है, कंपनियां उसकी प्रीमियम तो काटती हैं, मुनाफा कमाती हैं, भाग जाती हैं, किसान को कुछ मिलता नहीं है, तो ये सभी मुद्दे भी पेंडिंग। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।